दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपी कॉप जीएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत और सल्तनत काल हम लोगों ने समाप्त किया। कल शासन व्यवस्था को देखा और आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम इसके मैप को देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किन किन राज्यों में था। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये भारत का दक्षिण का मैप है। इधर इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हमारा है हिंद महासागर और ये आपका है श्रीलंका देश। और हमारा आप लोग देख रहे हैं जो पीले रंग से ये मैप में पूरी जगह बनी हुई है, ये विजयनगर साम्राज्य है। इसका विस्तार हम आपको बताएंगे। इसका जो विस्तार था वो गोवा, उसके बाद कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पड़ता है। फिर उसके बाद तेलंगाना आ जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है तमिलनाडु। और ये जो आप मैप देख रहे हैं पीले रंग का, यहाँ से लेके ये जो हम मैप को घेरा डाल रहे हैं, ये आपका टोटल क्या था? विजयनगर साम्राज्य था। क्या था? विजयनगर साम्राज्य था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य जो था वो कहाँ तक फैला था, किन किन राज्यों में फैला था। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। गोवा, इधर इसके बाद कोकण कर्नाटक में, इधर महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र आता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद इधर तमिलनाडु आता है, इधर केरल आता है। तो यहाँ तक जो है हमारे विजयनगर साम्राज्य का जो विस्तार था, इस प्रकार मैप है। अब आते हैं हम इसके जो मूल ढांचे पर, इसकी कहानियों पर हम आज आते हैं, प्रकाश डालते हैं। अब हम विस्तार से विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने मैप देखा, ठीक। तो ये रहा आपका विजयनगर साम्राज्य। क्या था ये? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। वैसे तो ये 5 भाइयों का परिवार था इनका, लेकिन 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर का मतलब क्या होता है? जीत का शहर। क्या है? जीत का शहर। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना जो है विद्यारण्य संत या तो कह लें इनके गुरु के आशीर्वाद से किया। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम से संगम वंश की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, संगम वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में देखेंगे। देखिए, हरिहर 1336 से 1356, बुक्का फर्स्ट 1356 से 1377, हरिहर सेकंड 1377 से 1404 तक। उसके बाद आता है देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 और देवराय सेकंड जो आता है ये 1422 से 1446। ठीक, 1422 से 1446 संगम वंश की स्थापना की। और ये अपनी राजधानी कहाँ पर रखे थे? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। इम्पोर्टेंट है। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर एक खंडहर में स्थित है। विजयनगर की जो भाषा थी तेलुगु थी। ठीक, हम्पी इसकी राजधानी थी, भाषा तेलुगु थी और तुंगभद्रा नदी के तट पर अभी भी इसका खंडहर है। अब आते हैं इसके बाद नीचे। हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के कातकीय शासक प्रतापरुद्र देव के सामंत थे। सामंत का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जो पहले जमींदार हुआ करते थे वो प्रतापरुद्र देव के अंदर ये लोग काम करते थे और लगान वसूल कर इनको देते थे। एक तरह से प्रतापरुद्र देव के एक तरह से कहें तो गुलाम थे, उन्हें सामंत कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य में भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न जो शासक थे और वंश थे उन्होंने शासन किया। ठीक, क्रमशः इस प्रकार है।
संगम, सुलु, तुलु, आरवीण वंश। तो साम्राज्य में जो विजयनगर साम्राज्य था, इसमें 4 वंशों ने अपने अपने समय में शासन किया। संगम, सुलु, तुलु, आरवीण वंश। संगम, सुलु, तुलु, आरवीण वंश। ये याद करने वाली चीज़ है कि विजयनगर साम्राज्य पर कितने शासकों ने, कितने वंशों ने राज्य किया। संगम, सुलु, तुलु, आरवीण वंश। संगम, सुलु, तुलु, आरवीण वंश। ये आपको 1, 2, 3, 4 बार अगर आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाधिराज। पूछेगा कि संगम शासकों में सबसे पहले महाधिराज की जो उपाधि थी किसने लिया था। हरिहर सेकंड ने लिया था। ठीक, मिलान करने के लिए भी देता है, तो अपने विवेक पर है कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इटली का यात्री निकोला कांटी जो था विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा के बारे में इन्होंने क्या किया, विस्तृत वर्णन किया। क्या किया, विस्तृत वर्णन किया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा के नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर से नहरें निकाली जा सकें। सिंचाई के लिए उसे हरिद्रा नाम नदी पर भी बांध बनवाया। ठीक, हरिद्रा नदी पर क्या बनवाया, बांध बनवाया। देखिए अब यहाँ देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी की एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। तो ये क्या किया, बांध बनवाने का, ताकि सिंचाई में किसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से वो ये काम किया। अष्टदिग्गज। अब देखिए यहाँ अष्टदिग्गज की बात करते हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज थे। ठीक, कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज थे। ये आप उनका नाम है अल्लासनी, मनुचरितम एवं पेद्दन। अल्लासनी, पेद्दन, मनुचरितम एवं हरिकथासार, ये जो है रचना की है। नदी तिम, ये है परिजात हरण। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए। जो इनकी अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अष्टदिग्गज कौन कौन, ये आपको कर लेना है। और इसमें रचना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको मैं नहीं कभी देखा हूँ कि पूछी जाती हैं। आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। तेलुगु के 5 महाकाव्य, ये जरूर पूछा जाता है। अवमुक्त माल्यद, मरुचरितम, वसुचरित, राघव पांडवेश, वियमु, पांडुरंग महात्मा। इसके रचनाकार कृष्णदेवराय, अल्लसन पद्देन, भट्टमूर्ति, पिंगली सूरत, तेनालीराम कृष्ण। तो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें भी नहीं है, लेकिन 5 महाकाव्य याद होना चाहिए, हो सकता है पूछते। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। इसे इमाम देव भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो कृष्णदेवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, इसके अनुसार विजयनगर में जो पुलिस की व्यवस्था थी उसका वेतन जो है वेश्यालय से आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराज सेकंड के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराज सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें भी दी थी। आगे आते हैं। एक अभिलेख में देवराज सेकंड को जगवेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया। देवराज सेकंड के संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ठीक, मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। सालूर नरसिंहन में
सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। इसका काल कब से कब तक रहा? 1785 से 1506 ईस्वी तक। 1485 से 1506 ईस्वी की 6 ईस्वी तक रहा। ठीक। तुलु वंश 1505 से 1565, इसकी स्थापना कौन किया था? वीर नरसिंह ने की थी। और तुलु वंश का महान शासक जो था कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री व सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। कृष्णदेव राय के शासन में पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी। ये प्रश्न आता है कि भटकल में किला बनाने की अनुमति किसने दी थी पुर्तगालियों को? तो कृष्णदेव राय। आगे आते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पद्देन सर्व प्रमुख था, जो संस्कृत तेलुगु का दोनों भाषाओं का क्या था? विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का क्या कहते हैं? पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितामह। अल्लसनी पद्देन जो महान कवि था अष्टदिग्गजों में, संस्कृत तेलुगु का दोनों का विद्वान था। तेलुगु कविता का इसे पितामह भी कहा जाता था। आंध्र कविता का पितामह की उपाधि भी इसे मिली थी। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य क्लासिकल युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। कृष्णदेव राय देखिए, इनकी जो रचना है अमुक्त माल्याद और जम्बवती, कल्याणम और कौन सी है? उषा परिणय। इनकी रचना है, ये इम्पोर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग हुआ। नागलपुर में नामक नए नगर हजाराराम विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इनके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, पार्वती मंदिर, कांची में बरदराज और एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। आगे आते हैं। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक था। राजसी तंगड़ी तालीकोटा या बनिहट्टी युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 को। इसी युद्ध के कारण विजय राज्य का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इन संयुक्त मोर्चों के नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। ठीक। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। इम्पोर्टेंट है। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा नदी का दोआब, कृष्णा गोदावरी का कछार, मराठवाड़ा प्रदेश। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया। जब संगम वंश का पतन हो जाता है तो बहमनी राज्य का उदय होता है और सदा तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा में तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव राय ने जो है पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाता है। विजयनगर के चौथे राजवंश आरवीण की स्थापना 1570 से 1672 ईस्वी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अभ्यस्त कर पेनुकोंडा में किया। आरवीण वंश का अंतिम शासक कौन था? रंगा थर्ड था। आरवीणु शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में वोडेयार 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। आरवीणु शासक वेंकट के समय में शासनकाल में वोडेयार या वाडेयार भी इसको कहते हैं, 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? वाडेयार ने।
विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई का क्रम, ये आप लोग देखिए, प्रांत मंडल, कोट्टम, वल्लाडो जिला, नाडु, मेला ग्राम, 50 ग्राम का समूह, उर ग्राम होता था। उस समय उर को क्या कहते थे? ग्राम कहते। विजयनगर साम्राज्य सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे। अब आते हैं विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निकोला कांटी इटली का था। 1420 में देवराज सेकंड के हम लोगों ने देखा। अब्दुल रज्जाक जो था ये देवराज सेकंड के शासनकाल में आया था। ये फारस से आया था। और नूनीज पुर्तगाली था, ये अच्युत राय के समय में आया था। डोमिंग पायस, ये इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली था। 1515 में किसके? कृष्णदेव राय के समय में आया था। बारबोसा पुर्तगाली था, ये किसके समय में आया था? ये आया था कृष्णदेव राय। ठीक, पुर्तगाली सब किसके समय में आए थे? अगर इसमें हम देखते हैं विजय साम्राज्य में, तो ये राय जितने थे, अच्युत राय, नूनीज जो अच्युत राय के समय में आया था। ठीक, और डोमगस पायस और बारबोसा किसके समय में आता है? कृष्णदेव राय के समय में। अब आते हैं कर्णिक नाम अयंगर के पास जमीन क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। किसके पास समस्त क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज होते थे? कर्णिक नामक अयंगर के पास। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान थी। क्या था? लगान थी। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग लिया जाता था। विवाह कर वर वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने पर इस समय कर से मुक्त थे। अगर आप उस समय शादी करते थे, वर वधु लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों की तरफ से क्या लेते थे? टैक्स लिया जाता था। ठीक, उम्बल क्या था? ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि का भूधारण पद्धति थी। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब आते हैं वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें कूदी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कूदी। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को क्या कहा जाता था? गंडपेद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े के सम्मान व प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। ठीक, महिला उस समय भी क्या थी? सेना में थी। अंगरक्षिकाओं का मतलब सेना में या गार्ड में थी। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। तथा विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक और सेनापति होता था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इसके भी विभाग का उच्च अधिकारी जो था दंडनायक या सेनापति कहलाता था। दंडनायक आपका ऑप्शन में कई बार मिला है। अब आते हैं विभाग को, अब आगे आते हैं टकसाल विभाग को क्या कहते थे? टकसाल विभाग को जो है, टकसाल विभाग को क्या कहते थे? टकसाल विभाग को हम कहते थे जोरी खाना उस समय कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये दंडनायक वाला ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत में दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। अब विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। इम्पोर्टेंट है, विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान थी। आप अपनी इच्छा से सती प्रथा कर सकते थे, अगर नहीं आप करना चाहते तो नहीं कर सकते, स्वेच्छा से थी। बाल विवाह का सामान्य प्रथा थी। बाल विवाह जो थी एक सामान्य प्रथा थी, इसमें कोई रुकावट नहीं थी। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। ठीक, जो मंदिर में स्त्रियां रहती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था। इनको जीवन यापन के लिए भूमि या नियमित रूप से इनको क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याणम मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता, स्थापत्य का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का निर्माण करना। ठीक, विशेषता कल्याणम मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी
देवता की पत्नी अम्मानु मंदिर का भी निर्माण होता था। अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर कृष्णदेव राय, उनकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। जो तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय एवं उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी, दो पत्नियां इनकी थी, और तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां इसमें विद्यमान हैं। महानवमी का त्यौहार विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राज्योत्सव था। ठीक, राज्योत्सव क्या था विजयनगर साम्राज्य का? महानवमी का त्यौहार। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। जो महानवमी का त्यौहार था ये विजयनगर का राज्योत्सव था। यह दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए यह क्या किया जाता, मनाया जाता था। विजयनगर काल का कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी, ठीक, उनकी रचना है ये। अब आते कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। ठीक, कृष्णदेव राय क्या थे? संगीतज्ञ थे, और राम राय भी संगीतज्ञ थे। कृष्णदेव राय, राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो लक्ष्मी नारायण ने की थी। संत विधृणय ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। संत विधृणय, ठीक, इसने रचना की। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत वाद्य था। इम्पोर्टेंट है। विजयनगर चित्रकला लिपाच्छी कला के नाम से जानी जाती है। इस चित्रकला के विषय में रामायण महाभारत के लिए गए हैं। चित्रकला के विषय में रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य संगीत को मिलाकर एक शैली का विकसित हुई, क्या की गई? उसे यक्षिणी कहा गया। विजयनगर सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण बराह था। ठीक, कौन था? स्वर्ण बराह था। आगे आते हैं। इसका वजन 12 ग्रेन का हुआ करता था। कितने का हुआ करता था? 12 ग्रेन का। विदेशी यात्रियों ने हूण, परदौस या पगोड़ा के रूप में उल्लिखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फणम कहा जाता था। प्रताप या फणम कहा जाता था। तो दोस्तों ये रहा विजयनगर साम्राज्य। इसमें कितने वंशों ने शासन किया? संगम, सुलु, तुलु, आरवीण, 4 वंशों ने शासन किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। अगर एक बार वीडियो 2 बार इसको देखेंगे तो यहाँ से आने वाले प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ से पूछे भी जाते हैं। एक प्रश्न मैं आपको हाईलाइट इसमें कर रहा हूँ, अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य में किसके समय में थे? तो हम क्या बताएंगे? ये थे कृष्णदेव राय के समय में।